कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान के ज्ञानदूत 2 कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राजनीति विज्ञान में आज हम अध्ययन करेंगे भारत की विदेश नीति, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। यह टॉपिक बीए थर्ड ईयर के इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और एमए प्रीवियस की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शामिल है। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। भारत की विदेश नीति। विदेश नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना होता है, यानी राष्ट्रीय जो हित है, नेशनल इंटरेस्ट, उनकी रक्षा करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। भारत की विदेश नीति की मुख्य बातों को संविधान के अनुच्छेद 51 भाग 4 में शामिल किया गया है। ये इस प्रकार से है। राज्य प्रयास करेगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधियों का सम्मान करेगा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देगा। इसके अलावा साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद का विरोध करेगा, पड़ोसी देशों और लगभग सभी देशों के साथ मित्रता व सहयोग और ज्यादा मजबूत करेगा। ये इनकी कुछ मुख्य बातें हैं विदेश नीति की। भारत की विदेश नीति के निर्माण करने वाले तत्व। भारत की विदेश नीति ऐसी क्यों है, क्यों इसका निर्माण हुआ, इसके कुछ कारण होते हैं। पहला हम जैसे भूगोल, इसकी जो ज्योग्राफी या जियोपॉलिटिक्स कहा जाता है, इसको भू राजनीति, उससे प्रभावित होती है। भूगोल और वह भौगोलिक परिस्थितियों का किसी भी देश पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। नेपोलियन के शब्दों में, किसी देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। अगर भारत का भूगोल देखा जाए तो भारत के उत्तर में चीन व पूर्व में सोवियत संघ समीप है, क्योंकि जब देश स्वतंत्र हुआ था तब सोवियत संघ था, 1991 तक सोवियत संघ, बाद में वो विघटन हो गया। एक तरफ पाकिस्तान व दूसरी तरफ हिंद महासागर है। उसकी सीमाएं, यानी भारत की सीमाएं बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल से भी मिलती जुलती है। यानी इन सबको ध्यान में रखते हुए विदेश नीति निर्धारित होनी चाहिए। स्वतंत्रता के बाद भारत अगर पश्चिमी गुट में शामिल होता, यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो 2 गुट थे, एक पश्चिमी गुट, एक सोवियत संघ का गुट। पश्चिमी गुट का नेतृत्व है अमेरिका द्वारा और साम्यवादी गुट का सोवियत संघ द्वारा किया जा रहा था। अगर वो पश्चिमी गुट में शामिल होता तो साम्यवादी देशों से खतरा, वह साम्यवादी गुट में शामिल होता तो हिंद महासागर की तरफ से खतरा हो सकता था, पश्चिमी गुट से खतरा हो सकता था, क्योंकि जो पश्चिमी शक्तियां हैं उनकी 9 शक्ति के कारण हिंद महासागर पर दबदबा था। हिंद महासागर जो है एक बड़ा क्षेत्र है, इसलिए भारत हिंद महासागर को शांति का क्षेत्र बनाना चाहता है। शांति का क्षेत्र, यानी बिल्कुल शांति बनी रहे। इस क्षेत्र में वह अमेरिका के डियागो गार्सिया, अमेरिका का एक सैनिक अड्डा है डियागो गार्सिया, उसका विरोध करता है। और 1997 में भारत में इस क्षेत्र में हिंद महासागर तटीय क्षेत्र सहयोग संगठन का भी निर्माण किया है। दूसरा, सैनिक गुट। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय विश्व 2 सैनिक गुटों में बटा हुआ था। एक का नेतृत्व सोवियत संघ और दूसरे का अमेरिका कर रहा था। अमेरिका ने उनके कई सैनिक गुट बने हुए थे, जैसे नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में, सीएटो 1954 में बना, 1954 में, सेंटो 1955 में बना इराक में, वार्सा पैक्ट इत्यादि सैनिक गुटों का निर्माण किया हुआ था। भारत इन सैनिक गुटों का विरोध किया और इससे अलग रहने के लिए गुट निरपेक्षता के विचारधारा को अपनाया, यानी किसी भी गुट में हम शामिल नहीं होंगे और अपना खुद का गुट भी नहीं बनाएंगे।
फिर तीसरा, विचारधाराओं का प्रभाव। भारत की विदेश नीति जो होती है विचारधाराओं से प्रभावित है। महात्मा गांधी की सत्य, अहिंसा व शांतिवाद का विशेष प्रभाव पड़ा। इसकी चर्चा अनुच्छेद 51 में भी है, जो एक आदर्शवादी की तरह से है। बुद्ध का पंचशील सिद्धांत व सहिष्णुता की नीति का प्रभाव। सहिष्णुता यानी दूसरे देश के प्रति टॉलरेट करना, सहिष्णुता। भारत की विदेश नीति पर जो प्रथम प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व का विशेष प्रभाव पड़ा। वे साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद व तानाशाही के विरुद्ध थे और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण साधनों से सुलझाना चाहते थे। पंचशील सिद्धांत, गुट निरपेक्षता, एशिया अफ्रीका एकता, चीन पर उनका विशेष प्रभाव है। नेहरू चीन से बहुत मित्रता करना चाहते थे, विशेष प्रयास भी किया और उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी दिया गया उसमें। हालांकि चीन की तरफ से विश्वासघात भी किया गया। तीसरा, राष्ट्रीय हित। किसी भी देश की चूंकि विदेश नीति होती है उसका आधार राष्ट्रीय हित ही होता है। नेहरू ने संविधान सभा में भी कहा था कि किसी भी देश की विदेश नीति की आधारशिला उसके राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा होती है और भारत का लक्ष्य भी यही है। भारत के कुछ स्थायी राष्ट्रीय हित है, जैसे राष्ट्रीय एकता व अखंडता, तकनीकी, विदेशी पूंजी इत्यादि। इस संदर्भ में ही भारत ने पश्चिमी एशिया में अरब इजराइल संघर्ष में अरबों का पक्ष लिया। अरब इजराइल जो हुआ तो अरब का दल लिया, क्योंकि अरब देशों से पेट्रोलियम पदार्थ भारत इंपोर्ट करता, आयात करता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जितने भी है, अगर ये भारत को सप्लाई नहीं होती या कम मात्रा में मिल जाते हैं तो देश की इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ता है। परंतु सैनिक, तकनीकी के लिए इजराइल से समझौते भी किए, यानी दोनों ही ग्रुप से समझौते किए। गुट निरपेक्ष होते हुए भी सोवियत संघ से 1971 में शांति, मित्रता व सहयोग संधि की गई। भारत अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के विरुद्ध है, यानी अन्य देशों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। परंतु 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ हस्तक्षेप की आलोचना नहीं की थी, यानी भारत का थोड़ा सा झुकाव सोवियत संघ की तरफ से था। 1987 में जाफना जो श्रीलंका है, हवाई मार्ग से राहत सामग्री पहुंचाई और वहां शांति सेनाएं भी भेजी। उसमें प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे। 1996 में CTBT पर भी हस्ताक्षर नहीं किए, इसका कारण भी राष्ट्रीय हित ही था। ये सब क्योंकि राष्ट्रीय हितों से पूरी तरह से प्रभावित ही थे। वर्तमान में भी चीन के साथ जो थोड़ा तनाव चल रहा है, लद्दाख में जो गालवान वैली है, इसमें 15 जून 2020 को पेट्रोल पॉइंट पर भारत और चीन में सैनिक झड़प भी हो गई थी। भारत के 20 सैनिक उसमें शहीद हुए। चीन ने अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की थी। पांचवा, ऐतिहासिक अनुभव। भारत का इतिहास व परंपराओं का प्रभाव भी विदेश नीति पर पड़ा। भारत में शांति, सहिष्णुता की नीति, अंग्रेजी शासन के अनुभव जैसे संसदीय प्रणाली, अंग्रेजी भाषा, प्रशासनिक ढांचा का भी प्रभाव पड़ा। चीन और पाकिस्तान आक्रमणकारी होते हुए भी भारत ने इनके प्रति उदारता व सहिष्णुता की नीति अपनाई। प्रधानमंत्री का नेतृत्व। चूंकि विदेश नीति पर प्रधानमंत्री का विशेष प्रभाव पड़ता है, उनके व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत आंतरिक और सैनिक दृष्टि से कमजोर था, परंतु फिर भी नेहरू जी का व्यक्तित्व का विशेष प्रभाव पड़ा, प्रभावशाली प्रभाव पड़ा। लाल बहादुर शास्त्री के समय 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ और ताशकंद समझौते से भारत को नुकसान हुआ, यानी युद्ध में भारत को फायदा हुआ, परंतु ताशकंद समझौते में भारत को नुकसान ही हुआ।
इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1971 में बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाई गई। भारत का इसमें विशेष सहयोग रहा। 1974 में 1974 में प्रथम परमाणु परीक्षण अंतरिक्ष में आर्यभट्ट, भास्कर, एप्पल भेजे गए व अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रभाव में वृद्धि हुई। राजीव गांधी की कूटनीति श्रीलंका में जो शांति सेना भेजी गई, पाकिस्तान व अमेरिका के संदर्भ में कुछ प्रभावशाली नहीं रही। इसके पश्चात दुर्बल सरकार के जो प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह, चंद्रशेखर, नरसिम्हा, एचडी देवगौड़ा व गुजराल की नीति भी स्पष्ट नहीं रही। हालांकि जब इंद्र कुमार गुजराल थे तो गुजराल सिद्धांत दिया गया था। प्रधानमंत्री जो नरसिम्हा राव थे वो अल्पमत होने के कारण सीटीबीटी, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता, पाकिस्तान को हथियार की आपूर्ति पर प्रभावशाली कुछ नहीं रही। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो 11 और 13 मई को परमाणु परीक्षण किए गए और इसमें करगिल संघर्ष हुआ। इसमें भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे क्योंकि 11 और 13 मई को उन्होंने परमाणु परीक्षण किए गए थे। उनका सफलतापूर्वक सामना किया। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो अमेरिका से परमाणु समझौता हुआ और इस पर यह काफी विवादास्पद भी रहा, परंतु ये समझौता किया गया बाद में। 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से 19 और 19 से लगातार यानी 2022 तक उन्होंने विदेश यात्राएं की और सांस्कृतिक संबंध बनाने की नीति अपनाई। यानी जिस देश में भारतीय बसे होते हैं उनसे भी डायलॉग करना, बातचीत करना। और इस चूंकि वर्तमान में जो एनडीए की सरकार है बीजेपी के नेतृत्व में, वो बहुमत में होने के कारण उनकी विदेश नीति भी महत्वपूर्ण हो गई है। भारत की विदेश नीति की विशेषताएं या सिद्धांत आप उसको स्लाइड में देख सकते हैं। भारत की विदेश नीति के कुछ सिद्धांत हैं: गुटनिरपेक्षता, शांति व संधि की नीति, निशस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण, पंचशील, साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का विरोध व संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन की नीति है। पहला देखते हैं गुटनिरपेक्षता। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब विश्व दो विरोधी गुटों में बटा हुआ था। एक का नेतृत्व अमेरिका व दूसरे का नेतृत्व संयुक्त सोवियत संघ कर रहा था। उन्होंने नाटो, सीएटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट जैसे सैनिक गठबंधन बना रखे थे। भारत ने इन दोनों गुटों व सैनिक गठबंधनों से दूर रहने की नीति अपनाई। 1961 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू, मिस्र के नासिर व यूगोस्लाविया के टीटो ने बेलग्रेड यूगोस्लाविया में गुटनिरपेक्ष आंदोलन या नेम का विधिवत उद्घाटन किया। यह विदेश नीति का सार तत्व है। आज भी भारत गुटनिरपेक्षता को मानता है। हालांकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का समर्थन होते हुए भी भारत का झुकाव सोवियत संघ की तरफ ही रहा, इसकी आलोचना भी हुई। गुटनिरपेक्ष में स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई जाती है। दोनों गुटों से समान दूरी, शीत युद्ध का विरोध, क्योंकि 1991 में शीत युद्ध समाप्त हो गया, परंतु तत्कालीन स्थिति में इसके ये सिद्धांत भी थे। सैनिक गठबंधनों का विरोध, शक्ति राजनीति से दूरी और कुछ इसकी सकारात्मक विशेषताएं हैं: शांतिपूर्ण सहअस्तित्व बनाए रखना, शांति व मित्रता की नीति, स्वतंत्रता आंदोलनों का समर्थन, जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नव स्वतंत्रता स्थलों की स्वतंत्रता का समर्थन करना। दूसरा, शांति व संधि की नीति। भारत अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए शांतिपूर्ण साधनों, मध्यस्थता, वार्ताओं इत्यादि पर बल देता है। भारत पाक में नदी जल संधि का जो विवाद था, नदी जल के संबंध में जो विवाद था, उसे
1960 में सिद्धू जल संधि द्वारा दूर किया गया। ये नेहरू और अयूब खान के बीच समझौता हुआ था। ये वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से हुआ था। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया तथा भारत और पाकिस्तान के बीच 1966 में ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। पहले ये सोवियत संघ के अंतर्गत था, वर्तमान में उज्बेकिस्तान, उसकी राजधानी ताशकंद में समझौता हुआ था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री शास्त्री व पाकिस्तान के अयूब खान के बीच, उसमें सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कोसिगन थे, उनके मध्यस्थता से हुआ था। इसमें पाकिस्तान और भारत ने एक दूसरे के क्षेत्र को लौटा दिए थे जो उन्होंने युद्ध में जीते थे। इससे भारत को नुकसान ज्यादा हुआ क्योंकि भारत ने ज्यादा क्षेत्र जीते थे। 1971 में बांग्लादेश को लेकर भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ, यानी बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, वो अलग से देश बना 1971 में। इसमें भारत ने सहयोग किया था। 1972 में शिमला में समझौता हुआ इंदिरा गांधी व जेडे भुट्टो, जुल्फी अली कार भुट्टो के बीच। तो लगभग 1 लाख युद्धबंदी पाकिस्तान को उसे सौंप दिए थे। उसने 1 लाख सैनिक थे, उसमें सरेंडर कर दिया गया था। 1997 में बांग्लादेश के साथ गंगा जल बंटवारे पर संधि की गई, जिसका ज्यादा फायदा बांग्लादेश को हुआ। 2015 में समझौता हुआ, कुछ क्षेत्रों को बांग्लादेश के साथ हस्तांतरण किया गया। इसमें कुछ फ्री क्षेत्र थे, बांग्लादेश के भारत के अंदर थे, भारत के कुछ बांग्लादेश के अंदर थे। तो इससे भारत में संविधान में 100वां संविधान संशोधन भी किया गया, क्षेत्रों को हस्तांतरित किया गया। 1987 में राजीव गांधी व जयवर्धने भारत और श्रीलंका के बीच समझौते द्वारा भारतीय शांति सेनाओं को श्रीलंका भेजा गया, जिसका नुकसान भी भारत को ही हुआ, परंतु वह शांति व संधि की नीति भारत ने लगातार बनाए रखी। तीसरा, निशस्त्रीकरण व शस्त्र नियंत्रण। निशस्त्रीकरण का होता है जो हथियार बने हुए उनको समाप्त करना, समयबद्ध तरीके से समाप्त करना। और शस्त्र नियंत्रण यानी आर्म्स कंट्रोल, जो भविष्य में हथियार बनेंगे उनके लिए गाइडलाइंस बनाना, उनको कंट्रोल करना। और निशस्त्रीकरण डिसआर्मामेंट। भारत निशस्त्रीकरण व शस्त्र नियंत्रण को विश्व शांति के लिए आवश्यक मानता है। 1963 में जब पीटीबीटी पाक्षिक परमाणु परीक्षण संधि हुई तो भारत ने हस्ताक्षर किए, परंतु 1968 में एनपीटी परमाणु अप्रसार संधि हुई तो भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए। और इसी क्रम में सीटीबीटी व्यापक परमाणु परीक्षण संधि 1966 को भी 1996 को भी भारत ने भेदभावपूर्ण मानते हुए इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था, क्योंकि भारत ने माना कि ये जिनके पास परमाणु हथियार है, P5 देश है, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस व फ्रांस, इनको भी अपने हथियार समयबद्ध तरीके से समाप्त कर देना चाहिए। ये भेदभावपूर्ण थी, भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। भारत ने शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया और 11 व 13 मई 1998 को 5 परमाणु परीक्षण किए, जिससे कि वह परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया था। इसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और भारत पर उसके लिए आर्थिक प्रतिबंध भी लागू हुए थे, क्योंकि ये परमाणु परीक्षण करने की इजाजत सामान्यतः नहीं मिलती। चौथा, पंचशील। इसका शाब्दिक अर्थ है आचरण के 5 नियम। यह बौद्ध धर्म का सिद्धांत है, वह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नेहरू ने चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के साथ समझौते में यह नाम दिया गया था 1954 में। इसमें 5 सिद्धांत है। प्रादेशिक अखंडता व संप्रभुता का सम्मान, संप्रभुता ने सॉवरेंटी का, अनाक्रमण, एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे, हस्तक्षेप, नॉन इंटरफेरेंस, समानता व पारस्परिक लाभ, और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को इसमें मान्यता दी गई। 1955 में एशिया अफ्रीका देशों का सम्मेलन बांडुंग इंडोनेशिया में हुआ। इसमें
पंचशील सिद्धांतों को सभी देशों ने मान्यता दी। नाइनटीन 59 में 82 देशों ने इसे राष्ट्रों ने यूएनओ की महासभा में इसको मान्यता दी और पंचशील सिद्धांत को स्वीकार किया। प्रारंभ में पंचशील को भारतीय विदेश नीति की महान उपलब्धि माना गया था, परंतु बाद में यह गलत साबित हुआ। विशेष रूप से चीन द्वारा 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया गया था। यानी इसमें सिद्धांत था कि एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। पांचवा, साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का विरोध। उपनिवेशवाद और नव उपनिवेशवाद भी इसमें शामिल है। भारत साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद व नव उपनिवेशवाद का शिकार रहा है, वह इसके दुष्परिणामों से परिचित है। इसलिए जहां भी विश्व में इनका अस्तित्व है, भारत ने इनका विरोध किया है। 1956 में ब्रिटेन व फ्रांस ने मिलकर मिस्र पर आक्रमण कर दिया था, क्योंकि मिस्र ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। ये इसका विरोध कर रहे थे। भारत ने इसकी आलोचना की। इसी प्रकार एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में स्वतंत्रता आंदोलनों का समर्थन किया और रंग भेद की नीति का विरोध किया। इन देशों में रंग के आधार पर भेदभाव होता है। भारत ने अरब राष्ट्रों का समर्थन किया व फिलिस्तीन का अधिकार दिलाने का समर्थन किया। फिलिस्तीन का समर्थन दिया, साथ ही वो इजराइल के साथ भी अपने संबंध बनाए हुए, क्योंकि ये राष्ट्रीय हितों के अनुरूप है। बांग्लादेश की स्वतंत्रता में तो भारत की जो भूमिका थी वो मुक्तिदाता के रूप में ही थी। छठा है संयुक्त राष्ट्र का समर्थन। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के मूल सदस्यों में से एक है। मूल सदस्य 51 थे, उनमें से एक है। वह इसे विश्व शांति के लिए आवश्यक मानता है। भारत ने इसके विभिन्न अंगों में सक्रिय भागीदारी निभाई और सदैव अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन किया। विजय लक्ष्मी पंडित यूएनओ महासभा की अध्यक्ष रह चुकी है। BN राव, RS पाठक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश व डॉक्टर नगेंद्र सिंह मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भी काफी बार रह चुका है। डॉक्टर राधाकृष्णन यूनेस्को के अध्यक्ष पद पर भी रह चुके हैं। हंसा मेहता ने मानवाधिकार चार्टर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी 10 दिसंबर 1948 को जो मानवाधिकार लागू हुआ, इसका चार्टर जब निर्माण हो रहा था, उस समय भी हंसा मेहता ने भाग लिया था। हंसा मेहता ने भारत के संविधान निर्माण में भी भाग लिया था। ये जीके में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत ने समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए भी अपनी शांति सेनाएं विश्व के अनेक भागों में भेजी है। यानी यूएनओ के पास अपनी सेनाएं नहीं है, तो वो सदस्य राष्ट्रों पर ही इसके लिए निर्भर है। भारत लगातार अपनी सेनाएं इस तरह से भेजता रहता है। अटल बिहारी वाजपेयी 1980 में और नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री रहते हुए महासभा को हिंदी में भी संबोधित किया। इसका मीनिंग ये है कि भारतीय चाहता है कि हिंदी को भी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनाई जाए, इसलिए इसको हिंदी में संबोधित किया जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता भी चाहता है। सुरक्षा परिषद में 5 देश जो है स्थायी सदस्य है। P5 जो है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन व रूस। यानी सोवियत संघ की जो सीट थी वो रूस को दे दी गई थी। और चीन जो था, चीन की सदस्यता का विवाद भी रहा। जो राष्ट्रवादी चीन के पास थी वो कम्युनिस्ट चाइना को 1961 में वो दे दी गई थी सीट। तो ये 5 देश स्थायी, भारत इसके सुरक्षा परिषद का लोकतांत्रिकरण करना चाहता है ताकि ज्यादा देश इसके अंदर शामिल हो सके। वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनका भी ये लगातार प्रयास रहा है। और उन वर्तमान में इसमें देखें तो विदेश नीति में थोड़ी कंटिन्यूटी के साथ थोड़ा सा चेंज आया है। थोड़ा यथार्थवादी यानी रियलिस्टिक होती जा रही है। यात्राओं की एक डिप्लोमेसी, कूटनीति इनके द्वारा संबंध सुधारे जा रहे हैं और गुट निरपेक्षता पर झुकाव थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि यथार्थवादी है तो
सोवियत संघ की बजाय बदलते विश्व परिदृश्य में अमेरिका की तरफ थोड़ा सा झुकाव देखने को मिल रहा है। और हालांकि मुख्य मुख्य सिद्धांत है उस पर भी भारत की विदेश नीति चल रही है। देयर आर कंटिन्यूटी ज्यादा इसमें और चेंजेस कम है इसके अंदर। विशेषताएं हैं, ये भारत की विदेश नीति कुछ नवीनता भी देख सकते हैं, उसमें कुछ कंटिन्यूटी के साथ कुछ चेंज भी है। कंटिन्यूटी और चेंज इसमें देख रहे हैं। परमाणु नीति, भारत ने 11 और 13 मई 1998 में परमाणु परीक्षण किए और फिर उन्होंने परमाणु नीति घोषित की कि भारत पहले किसी देश पर आक्रमण नहीं करेगा और परमाणु परीक्षण भी पर स्वेच्छा से रोक लगाई। लुक ईस्ट व एक्ट ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के समय लुक ईस्ट पॉलिसी यानी जो ईस्ट के देश हैं उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए, और बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी शुरुआत की गई, यानी इन देशों पर भी ध्यान दिया जाए। गुजराल सिद्धांत, जब इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री रहे, उससे पहले विदेश मंत्री रहे 96 में, तब उन्होंने जो सिद्धांत दिया उसको गुजराल सिद्धांत दिया, यानी भारत अपनी तरफ से पड़ोसियों को सहायता देगा बिना किसी इच्छा के, यानी बदले में वो भी सहायता दे। दक्षिण एशिया में इनकी ये पॉलिसी रहेगी, भारत एक तरफा सहायता मदद इन देशों को देता रहेगा। ट्रैक 2 व ट्रैक 3 पॉलिसी। ट्रैक 2 का मतलब था, ट्रैक 1 का मतलब था राजनीति। राजनीति जो होता है 1 नंबर ट्रैक पर होती है, 2 नंबर पर बिजनेस को ज्यादा महत्व देता है। यानी भारत चीन के संदर्भ में राजनीतिक मुद्दों को एक तरफ रखकर आर्थिक और बिजनेस को एक साइड में रखकर पॉलिसी अपना रहा है, यानी राजनीतिक मुद्दे एक तरफ है और आर्थिक एक तरफ, इसको ट्रैक 2 कहते हैं। और अभी हाल ही में ट्रैक 3 पॉलिसी यानी सांस्कृतिक कूटनीति मानी जाती है। उन देशों की यात्राएं करना, उन देशों से भारत के जो नागरिक हैं मूल रूप से भारत के हैं उनसे मिलना और उनको भारत के पक्ष में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार के लिए उनका प्रयोग करना और भारत के साथ जुड़ाव रखना, ये ट्रैक 3 पॉलिसी है। ट्रैक 2 बिजनेस और 3 सांस्कृतिक जो डिप्लोमेसी है वो ट्रैक 3 है। इसके पश्चात हम देखेंगे इस टॉपिक में जो रेफरेंसेस दिए गए हैं और इससे संबंधित अगर आप आगे अध्ययन करना चाहते हैं तो इस पर स्लाइड्स पर इसके रेफरेंसेस दिए हुए हैं। ऑनलाइन जो वेबसाइट है विकिपीडिया, फॉरेन रिलेशंस ऑफ इंडिया, पामर पार्किंस की इंटरनेशनल रिलेशंस जो बुक ऑफ फोटो देख रहे हैं इसके ऊपर, बीएल फड़िया अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये लगभग अपडेट वर्जन मिल जाता है आपको। यूआर गई की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, ये एमए प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से है, और बीएल फड़िया की जो पुस्तक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये बीए फाइनल के टेक्स्ट बुक है अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। इससे संबंधित और भी वीडियोज और अपडेट्स देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी नाम से, इसका लिंक इस पर शो हो रहा है, और डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी नाम से सर्च करते हैं तब भी मिल जाता है, वहां आप देख सकते हैं। ज्ञानदूत 2 कार्यक्रम आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के नवाचार एवं कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत चलाया जा रहा है। इससे संबंधित और जानकारी के लिए आप ईमेल innovation.ccraj@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।